नमस्कार साथियों। न रुकना है, न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के भू आकृति प्रदेश। और राजस्थान के भू आकृति प्रदेशों में हम अध्ययन कर रहे हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के वर्गीकरण कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया। तो जब हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के वर्गीकरण की बात करते हैं तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को वर्षा के वितरण के आधार पर या कहें 25 सेमी समवर्षा रेखा के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। शुष्क रेतीला मैदान और अर्ध शुष्क प्रदेश जिसे हम बांगर प्रदेश भी कहते हैं, और अर्ध शुष्क प्रदेश जिसे हम चार भागों में विभाजित करते हैं भौगोलिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर, जिसमें गग्गल प्रदेश है, शेखावटी प्रदेश है, नागौरी उच्चभूमि है और गोडवाड़ प्रदेश है। तो अर्ध शुष्क प्रदेश के अंतर्गत हम बात करेंगे नागौरी उच्चभूमि कि नागौरी उच्चभूमि को लेके क्या हमें एग्जाम में पूछा जाता है, नागौरी उच्चभूमि क्या है और किस तरह से हमें यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अर्ध शुष्क प्रदेश जिसे हम कहते हैं बांगर प्रदेश का वर्गीकरण। बांगर प्रदेश के वर्गीकरण में हम लोग बात करेंगे नागौरी उच्चभूमि। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि नागौरी उच्चभूमि क्या है। तो नागौरी उच्चभूमि नागौर और डीडवाना कुचामन में स्थित अरावली से अलग अवसादी और कायांतरित चट्टानों से निर्मित उच्च भूमि क्षेत्र है जिसे हम नागौरी उच्च भूमि कहते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए नागौरी उच्च भूमि क्या है। तो नागौरी उच्च भूमि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अर्ध शुष्क प्रदेश के नागौर तथा डीडवाना कुचामन में स्थित अरावली से पृथक अवसादी तथा कायांतरित चट्टानों से
निर्मित उच्च भूमि। यानी कि नागौर और डीडवाना में जो अवसादी और कायांतरी चट्टानों से बनी अरावली से अलग जो उच्च भूमि क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? नागौरी उच्च भूमि कहा जाता है। क्लियर? अब इसकी क्या विशेषता है? तो सबसे प्रमुख विशेषता है कि यह जो नागौरी उच्च भूमि वाला क्षेत्र है यह मौसम विभाग के अनुसार तो किसके अंतर्गत आएगा? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में। कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार हम पढ़ते हैं तो यह स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। लेकिन जब हम इसकी कृषि जलवायु खंड की बात करते हैं तो यह अंतः प्रवाह मैदान का भाग है। तो देखिए मौसम विभाग के अनुसार नागौरी उच्च भूमि कि नागौरी उच्च भूमि अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में शामिल है। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि कहां पर स्थित है कि मौसम विभाग के अनुसार यह अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का भाग है। जब हम कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण की बात करते हैं कॉपेन के अनुसार नागौरी उच्च भूमि BSHW यानी कि स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश में शामिल है। लेकिन जब हम कृषि जलवायु खंड सस्य जलवायु प्रदेश की बात करें तो नागौरी उच्च भूमि सेकंड ए अंतः प्रवाह मैदान में शामिल। यानी कि कृषि जलवायु खंड की बात करें तो यह सेकंड ए के अंतर्गत आता है। क्लियर? अब इसकी क्या विशेषता है? तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता जो है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो खारे पानी की झीलें वह इसी नागौरी उच्च भूमि यानी कि नागौर और डीडवाना कुचामन में है। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें नागौरी
यानी कि सबसे ज्यादा यदि खारे पानी की झीलें मिलेगी तो वह नागौरी उच्च भूमि में मिलेगी, चाहे वह कुचामन हो, चाहे वह डेगाना हो, चाहे वह डीडवाना हो। और नागौरी उच्च भूमि में खारे पानी की झीलें सबसे ज्यादा क्यों हैं? तो इसका कारण है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में खारे पानी की झीलों का प्रमुख कारण माइकोसिस्ट चट्टानें, यानी कि लवणीय चट्टानें जो कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, उन लवण से बनी हुई चट्टानें हैं जो कि जल के संपर्क में आती है तो वह लवण जल में घुल जाता है और झील के पानी को खारा कर देता है। तो इसीलिए ध्यान रखना कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो कि 33 सागर का अवशेष माना जाता है, या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो खारे पानी की झीलें जो 33 सागर का अवशेष मानी जाती है, लेकिन वह खारी क्यों है उसके लिए माइकोसिस्ट चट्टानें उत्तरदायी मानी जाती है, लवणीय चट्टानें उत्तरदायी मानी जाती है। और ये चट्टानें जैसे ही जल के संपर्क में, पानी के संपर्क में आती हैं, इनका लवण पानी में घुल जाता है और पानी को खारा कर देता है। और इसीलिए हमें एग्जाम में कई बार यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि नागौरी उच्च भूमि में सर्वाधिक खारे पानी की झील है, इसका कारण क्या है? माइकोसिस्ट या लवणीय चट्टानें। नागौरी उच्च भूमि की जो सबसे प्रमुख विशेषता जो विशेष रूप से हमें नदियों के संदर्भ में पूछी जाती है कि पश्चिमी राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी लूनी नदी, और लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसे हम जोजरी नदी के नाम से जानते हैं, जो कि लूनी नदी में दाईं ओर से मिलती है। कहां से मिलती है? दाईं ओर से लूनी नदी में मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी जिसे हम जोजरी नदी के नाम से जानते हैं, वह कहां से निकलती है? नागौरी उच्च भूमि से निकलती है। तो यह ध्यान रखना। लूनी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी, एकमात्र सहायक नदी जोजरी नदी नागौरी उच्च भूमि। पोंडलू ग्राम नागौर से निकलती है कि यह जो लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो लूनी नदी में दाईं ओर से मिलती है, लूनी की जो जितनी भी सहायक नदियां हैं जोजरी नदी के अलावा लीलनी है, सूकड़ी है, मीठड़ी है, सागी है, जवाई है, बांडी है, वह सब बाईं ओर से निकलती है या बाईं ओर से मिलती है। दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी है जोजरी नदी, जो कहां से निकलती है? नागौरी उच्च भूमि से। और नागौरी उच्च भूमि अरावली से अलग जो है उच्च भूमि क्षेत्र है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है
लूनी की कौन सी सहायक नदी अरावली से नहीं निकलती है? तो जोजनी नदी अरावली से नहीं निकलती है, यह नागौरी उच्च भूमि से निकलती है। तो इस प्रकार से जो है हमें नागौरी उच्च भूमि की क्या विशेषताएं हैं उसको लेके प्रश्न पूछा जाता है। और नागौरी उच्च भूमि को 3 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? 3। तो अब बात करते हैं नागौरी उच्च भूमि के वर्गीकरण की। नागौरी उच्च भूमि को तीन भागों में विभाजित कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। सबसे पहला है मकराना श्रेणी ए, मकराना श्रेणी नाम से ही क्लियर है कि जो मकराना क्षेत्र है वह किसके लिए जाना जाता है? सफेद संगमरमर के लिए। तो मकराना श्रेणी में जो औषधि या कायांतरित जो चट्टान है उन चट्टानों में सफेद संगमरमर के क्या है? भंडार है। यानी कि मकराना श्रेणी का मकराना श्रेणी कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों से निर्मित श्रेणी है जिसमें सफेद संगमरमर, जिसे हम मार्बल के नाम से जानते हैं, मार्बल के भंडार है। यह ध्यान रखना, सफेद संगमरमर के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? मकराना नागौर का। क्यों? क्योंकि मकराना में जो कायांतरित चट्टानें यानी कि चूना पत्थर के औषधिकरण से जो कायांतरित चट्टानें बनी हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? संगमरमर के रूप में जानते हैं, जो सफेद संगमरमर मार्बल के रूप में जाने जाते हैं। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा मार्बल यानी संगमरमर की बात करते हैं तो हम कहते हैं राजसमंद में निकलता है। लेकिन सफेद संगमरमर की जो बात करते हैं तो सदैव प्रश्न का उत्तर क्या होता है? मकराना, जो कि नागौर में। यानी कि सफेद संगमरमर के लिए कौन सी चट्टान, सफेद संगमरमर कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें, यानी कि चूना पत्थर जो औषधि चट्टानों में पाया जाता है उसके रूपांतरण से यह चट्टानें बनती है, सफेद संगमरमर बनता है। तो सफेद संगमरमर कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। इसके बाद दूसरा है मांगलोद श्रेणी। दूसरी कौन सी है? मांगलोद श्रेणी।
ध्यान रखना, मांगलोद श्रेणी अवसादी चट्टानों से निर्मित क्षेत्र है जिसमें जिप्सम के भंडार पाए जाते हैं। मांगलोद श्रेणी अवसादी चट्टानों से निर्मित जिसमें जिप्सम के किसके भंडार हैं? जिप्सम के। यानी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जिप्सम कहां से निकलता है? गोठ मांगलोद से निकलता है। और गोठ मांगलोद किसका भाग है? मांगलोद श्रेणी का भाग है, जो किससे बना हुआ है? अवसादी चट्टानों से। जो अवसादी चट्टानों से जो मांगलोद श्रेणी बनी हुई है, जिसमें किसके? जिप्सम के। और जब भी राजस्थान में जिप्सम को लेके प्रश्न पूछे जाते हैं तो वह गोठ मांगलोद को लेके पूछे जाते हैं कि गोठ मांगलोद जहां पे दधिमती माता का मंदिर भी है और साथ ही साथ जो है वहां पर जिप्सम के भी भंडार हैं। इसके बाद तीसरी जो श्रेणी है जिसे कहा जाता है जायल श्रेणी। तीसरी श्रेणी कौन सी है? जायल श्रेणी। अब ये जो जायल श्रेणी है यह किसके लिए जानी जाती है? यह फ्लोराइड युक्त जल के लिए जानी जाती है। जायल श्रेणी में फ्लोराइड युक्त जल जायल श्रेणी में कौन सा जल पाया जाता है? फ्लोराइड युक्त जल पाया जाता है। और इसीलिए जहां जहां फ्लोराइड युक्त जल है वहां पर लोग कुबड़े होते हैं। इसीलिए जायल श्रेणी का जब भी प्रश्न पूछा जाता है वह पूछा जाता है कुबड़ पट्टी के रूप में। लेकिन ध्यान रखना, यहां से एक और प्रश्न आता है कि राजस्थान में फ्लोराइड युक्त जल की समस्या सबसे ज्यादा कहां पर है? तो नागौर में है, जायल श्रेणी में है। यहां ध्यान रखना कि राजस्थान में फ्लोराइड युक्त जल की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा प्रभावित जिला कौन सा है? नागौर है। और जहां जहां फ्लोराइड युक्त जल है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी या हॉन्च बेल्ट कहा जाता है। और यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछा जाता है? कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी या हॉन्च बेल्ट। कि कुबड़ पट्टी क्या है, बांका पट्टी या हॉन्च बेल्ट क्या है। तो अब समझना कि जायल नागौर से पुष्कर अजमेर के मध्य जो फ्लोराइड युक्त जल पट्टी है
उसे ही क्या कहा जाता है? कुबड़ पट्टी कहा जाता है। जायल, नागौर से पुष्कर, अजमेर के मध्य स्थित फ्लोराइड जलयुक्त पट्टी को कुबड़ पट्टी कहा जाता है। और इस प्रकार से हमें नागौरी उच्चभूमि को लेके प्रश्न पूछे थे कि नागौरी उच्चभूमि कहाँ है, नागौरी उच्चभूमि की क्या विशेषता है और नागौरी उच्चभूमि को कितनी श्रेणियों में बांटते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वह पूछा जाता है कुबड़ पट्टी। साथ ही एक और प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु मेले का आयोजन कहां होता है, तो नागौरी उच्चभूमि नागौर और डीडवाना में होता है। यह भी नोट करना कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन नागौरी उच्च भूमि में होता है। अब कौन कौन से हैं देखिए, श्री बलदेव पशु मेला, बाबा रामदेव पशु मेला और वीर तेजाजी पशु मेला, जो कि नागौर और डीडवाना कुचामन में लगते हैं, जो कि नागौरी उच्च भूमि के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से हमें राजस्थान के भौतिक प्रदेश में जब पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का वर्गीकरण करते हैं और उसमें हम जब अर्ध शुष्क प्रदेश पढ़ते हैं, तो नागौरी उच्च भूमि को लेके विशेष रूप से प्रश्न हमें पशु मेलों के लेके, कुबड़ पट्टी को लेके और नागौरी उच्च भूमि से कौन सी नदी निकलती है और वहां पे कौन से खनिजों के भंडार है, उसको लेके विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो भी प्रश्न हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नागौरी उच्च भूमि को लेके पूछे जाने की संभावना है, उसके बारे में हमने चर्चा की। तो यह था आज का हमारा सेशन। आगे हम गोडवाड़ प्रदेश पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।